हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू क्लास में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग लाइव क्लास में देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 सोशल साइंस। यानी कि आज जितने भी छात्र छात्राएं 20 फरवरी को जितने भी छात्र छात्राएं आज का पेपर देने वाले हैं, तो यहाँ पर हम लोग टोटल 500 से प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं आज के इस क्लास में, जो कि आप सभी लोगों का यहीं से आप सभी लोगों का प्रथम पाली और द्वितीय पाली में क्वेश्चन रहने वाला है। तो चलिए हम लोग फटाफट से क्वेश्चन को देखते हैं। लेकिन इससे पहले आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस क्लास के अंदर पूरा 100 लाइक को कंप्लीट कीजिए। फिर हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फटाफट से आप सभी लोगों को 100 वॉचिंग करके दिखाना है आज के इस क्लास में। तो यहाँ पर एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। आप सभी लोगों का 500 प्रश्न, मात्र 500 प्रश्न में से ही आप सभी लोगों का 100 प्रश्न टकरा जाएगा। दोनों शिफ्ट में 100 क्वेश्चन 100% कह सकते हैं कि टकरा जाएगा अगर आप लोग इस 500 क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग सभी जगह पर इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। देखिए 1 नंबर प्रश्न बोल रहा है, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादक होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 80% होता है अभ्रक का उत्पादक। चलिए अगला प्रश्न है, दूसरा नंबर बोल रहा है, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? आप लोग भी फटाफट से लाइव चैट में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य झारखंड हो जाएगा। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? तो गेहूं के उत्पादन में याद रखिएगा उत्तर प्रदेश आगे है। ऑप्शन में इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट से आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, जहां पर भी हो सकता है व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक। 100 वॉचिंग कंप्लीट कीजिए, फिर हम लोग इसका सब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं। चलिए यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न का आंसर बताइए, उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर आप सभी लोगों को याद रखना है, मडुआ। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, मडुआ। ठीक ना, फटाफट से आप लोग क्वेश्चन को यहाँ पर डील कीजिए अच्छे तरीके से। 5 नंबर प्रश्न है, भारत में आधुनिक औद्योगिक विकास का आरंभ किस उद्योग से हुआ? तो इसका राइट आंसर आप सभी लोगों को याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूती वस्त्र उद्योग से। राइट आंसर आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फटाफट से आप सभी लोग शेयर कीजिए इस क्लास को, 100 वॉचिंग कंप्लीट कीजिए। 100 वॉचिंग का आप लोगों को टारगेट दिया गया है। और एक बात बता दें, जो भी बच्चे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, आप सभी लोग जुड़ जाइएगा। देखिए 6ठा नंबर प्रश्न है, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किस वर्ष कर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1957 ईस्वी में कर दिया गया था। बिल्कुल अच्छे तरीके से देख लीजिए, इसी में से आप सभी लोगों का 100 क्वेश्चन दोनों शिफ्ट में पूछा जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रोहतास जिले में होती है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग फटाफट से देखते हैं। 8 नंबर बोल रहा है, बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो बिहार में याद रखिएगा पतझड़ वन पाए जाते हैं। ऑप्शन में इसका 8 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। 9 नंबर प्रश्न बोल रहा है, छोटी महीन एवं खड़ित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उच्चावच प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हैस्यूर कहा जाता है। 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप सभी लोगों को सी याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, आपसे गारंटी के साथ कहते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, समुच्चय रेखा द्वारा क्या प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप सभी लोगों को याद रखिएगा, उच्चावच प्रदर्शन प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन में इसका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया? तो रक्त एवं लौ की नीति का याद रखिएगा अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है,
यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। कब किया गया था? 1832 ईस्वी को किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन याद रखिएगा ट्रॉटस्की ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, अंकोरा वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये याद रखिएगा कंबोडिया में स्थित है। राइट आंसर 14 का ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर बोल रहा है, जेनेवा समझौता कब हुआ था? तो जेनेवा समझौता याद रखिएगा 1954 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो इसका राइट आंसर आप सभी लोगों को याद रखना है 1875 ईस्वी में पूर्ण हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला? तो 10 घंटे का आंदोलन इंग्लैंड में चला था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न फटाफट से आप सभी लोग बताइए, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को किया था। अगला प्रश्न है, रंपा विद्रोह कब हुआ? तो रंपा विद्रोह याद रखिएगा 1916 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाड़ाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? तो वाड़ाबंदी आंदोलन याद रखिएगा इंग्लैंड में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? बिल्कुल वायरल क्वेश्चन हो चुका है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, महानगर में। आप सभी लोगों का एक भी क्वेश्चन अगर छूट गया तो दूसरा बार चैनल पर विजिट नहीं कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, आलू अकाल किस देश में हुआ था? तो ये याद रखिएगा आयरलैंड में हुआ था। राइट आंसर 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर, देखिए बोल रहा है, भारतीय प्रेस का प्रारंभ विलियम वोल्टस द्वारा कब किया गया था? तो याद रखिएगा 1766 में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियाँ प्रतीक थी। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अश्वेत शक्ति का 24 का राइट आंसर। आप सभी लोगों को ऑप्शन ए याद रखना है। 25 नंबर प्रश्न है, बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या है? तो बिहार में नगर निगम में 42 वार्डों की संख्या होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न फटाफट से आप सभी लोग बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। भारत में सूचना के अधिकार की मांग सर्वप्रथम किस राज्य से उठी? तो राजस्थान से उठी थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र विद्यमान है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 100 देशों में यहाँ पर लोकतंत्र विद्यमान है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न फटाफट से बताइए, वर्तमान समय में किस शासन व्यवस्था को सर्वाधिक लोकप्रिय माना जाता है? तो इसका राइट आंसर आप सभी लोगों को याद रखना है लोकतंत्र। 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न का बताइए, 29 नंबर बोल रहा है, दुनिया के कितने हिस्से में अभी भी लोकतंत्र शासन व्यवस्था नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1/4 में अभी भी लोकतंत्र का शासन व्यवस्था नहीं है। फटाफट से आप लोग क्लास को शेयर कीजिए। फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग दोनों शिफ्ट वाले बच्चे यहाँ पर लाइव क्लास में आना चाहिए। दोनों शिफ्ट का क्वेश्चन इसी वीडियो से, इसी क्लास से आप सभी लोगों का डील हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक भी नहीं छूटने वाला है। देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित करने वाला देश स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार मिला। कब मिला था? 1971 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 30 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? तो इसका राइट आंसर आप सभी लोगों को याद रखना है, रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर 31 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? तो भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 33 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए, बिहार में प्रति व्यक्ति गरीबी में गुजर रही है।
कितने प्रतिशत, तो 41.4% लोग। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, गरीबी से गुजर रही है। अगला प्रश्न है, साख का अर्थ क्या है? तो साख का अर्थ विश्वास करना और ऋण लौटाने की क्षमता, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों याद रखना है और ऑप्शन नंबर 34 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न बोल रहा है, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो इसका राइट आंसर आप सभी लोगों को याद रखना है, 1904 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुंबई को कहा गया है। अगला प्रश्न है, 37 का आंसर बताइए, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो याद रखिएगा, वैश्वीकरण के मुख्य अंग 4 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका 37 का डी हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पर्यटन उद्योग को यहाँ पर प्रोत्साहन मिला है। 38 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें शुल्क नहीं लगता है। 39 का आप सभी लोगों को ऑप्शन नंबर डी याद रखना है। फटाफट से क्लास को शेयर कीजिए, अभी भी लाइव में बच्चे बहुत कम जुड़े हुए हैं, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार ज़ोरदार तरीके से क्लास को शेयर कर दीजिए और तमाम बच्चे के पास बिहार के कोने कोने में इस क्लास का नोटिफिकेशन जाना चाहिए। चलिए यहाँ पर 40 नंबर प्रश्न आ चुका है, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो इसका राइट आंसर आप सभी लोगों को याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी, यही राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है राष्ट्रीय उपभोक्ता का। देख सकते हैं 1811 4000, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी याद रखना है आप सभी लोगों को, हॉलमार्क। 41 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वैधानिक अधिकार है। अगला प्रश्न का आंसर बताइए। 43 नंबर बोल रहा है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1986 में की गई थी। 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 45 नंबर बोल रहा है, भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? तो भूकंप का मापन याद रखिएगा रिक्टर स्केल के द्वारा आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 45 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 46 नंबर प्रश्न बोल रहा है, नदियाँ में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर आप सभी लोगों को याद रखिएगा, जल की अधिकता। ऑप्शन नंबर 46 का ए राइट आंसर हो जाएगा। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? याद रखिएगा उत्तरी बिहार जो है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर इसका 47 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, बिहार के कितने जिलों में आपात कार्रवाई केंद्र स्थापित करने की योजना है? तो बिहार में टोटल 38 जिले हैं जहां पर आपात कार्रवाई केंद्र स्थापित यहाँ पर योजना बनाई गई है। तो 38 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 49 नंबर बोल रहा है, पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पी तरंग से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न का आंसर बताइए, वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग देने वाला साधन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मोबाइल। मोबाइल एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से आप किसी भी काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं, यानी कि एजुकेशन की बात करें, अभी आप जैसे हमारा वीडियो ही देख रहे हैं तो मोबाइल के थ्रू देख रहे हैं। मोबाइल नहीं होता तो ये क्लास को नहीं कर पाते। तो आप सभी लोगों को याद रखना है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाता है जो कि काफ़ी वायरल प्रश्न है, ट्रेंडिंग में अभी ये सब प्रश्न चल रहा है। यही आपके दोनों शिफ्ट में पूछे जाएंगे। आज के अगर इस क्लास को आप पूरा कर लेते हैं, 2 घंटा 15 मिनट का ये क्लास आप सभी लोगों का चलने वाला है। तो आप सभी लोग फटाफट से इस क्लास को तमाम बच्चे के पास शेयर कर दीजिए। चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं।
50 क्वेश्चन को हम लोग देख लिए हैं। फिर यहाँ पर आप सभी लोगों को अभी तक 450 प्रश्न बाकी है। तो 450 प्रश्न करने के लिए आप सभी लोग तैयार हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को भी देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को स्टार्ट करने वाले हैं। हिस्ट्री के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे आज के आप सभी का एग्ज़ाम में, तो पूरा VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। आप सभी को ज़्यादा रिवीजन नहीं करना है, मात्र आप सभी लोगों को 450 क्वेश्चन और देख लेना यहीं से, इसी के अंदर में से आप सभी का पूरा प्रश्न लड़ जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 1 नंबर प्रश्न बोल रहा है फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निरंकुश शासन। याद रखिएगा 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं जो कि आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से दिखाई दे। चलिए यहाँ पर दूसरा नंबर का आंसर बताइए। फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बुर्बो वंश। याद रखिएगा 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फटाफट से क्लास को तमाम दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। देखिए नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू को की गई थी। तो नेपोलियन संहिता याद रखिएगा 1804 ईस्वी में लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर 3 का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो वियना सम्मेलन में कांग्रेस का अध्यक्ष मेटरनिख था। राइट आंसर 4 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए फटाफट से 5वां का आंसर बताइए। मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। तो याद रखिएगा इसका उद्देश्य था पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर का आंसर आप सभी लोग फटाफट से बताइए। मेटरनिख कौन था। तो याद रखिएगा मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए हर जगह पर। यहाँ पर देखिए 7 नंबर प्रश्न बोल रहा है किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये मेटरनिख ने बोला था। चलिए अगला प्रश्न को बताइए फटाफट से। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेपोलियन कोड में कुल कोडों की संख्या 5 थी। ऑप्शन नंबर 8 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है रोमानीवाद क्या था। तो रोमानीवाद याद रखिएगा एक सांस्कृतिक आंदोलन था। ऑप्शन नंबर 9 का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर बोल रहा है इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आप सभी लोगों को याद रखना है, यूरोप के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न को बताइए फटाफट से। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप सभी लोगों को ए याद रखना है। मारियान जो था वो फ्रांस का राष्ट्रवाद प्रतीक था। आप सभी लोग अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और व्हाट्सएप चैनल में जो भी नहीं जुड़े हैं फटाफट से आप सभी लोग व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाइएगा, क्योंकि आप सभी लोगों का फर्स्ट सिटिंग का एग्ज़ाम 9 बजे से प्रवेश कर दिया जाएगा। तो आप सभी लोगों को 8 बजे से पहले ही क्वेश्चन वायरल होगा। तो आप सभी लोगों को बिल्कुल फ्री में क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन के साथ दिया जाएगा। तो व्हाट्सएप चैनल में आप लोग ज़रूर जुड़ जाइएगा। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। याद रखिएगा इसका पुनर्जागरण हो जाएगा। 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है वियना कांग्रेस कब हुआ था। याद रखिएगा वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर का आंसर बताइए। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था। याद रखिएगा संवैधानिक राजतंत्र 1830 के बाद स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है 15 नंबर बोल रहा है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। तो याद रखिएगा 1707 में पारित हुआ था। 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। याद रखिएगा यंग यूरोप का संस्थापक
मेजनी था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, आप सभी लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा मेजनी को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी से था, और राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 का, जल्दी जल्दी से आंसर बताइए। किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? तो काउंट काबूर ने बना दिया था। राइट आंसर 19 का ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। 20 नंबर प्रश्न है, यंग इटली का संस्थापक कौन था? याद रखिएगा, यंग इटली का संस्थापक मेजनी था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो याद रखिएगा, गैरीबाल्डी ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काबूर कौन था? तो काबूर याद रखिएगा, इटली के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर 22 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 23 नंबर प्रश्न है, फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो ये याद रखिएगा, मेजनी ने किया था। 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कार्बोनरी की स्थापना 1810 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? याद रखिएगा, गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? याद रखिएगा, प्रधानमंत्री पर नियुक्त किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो बिस्मार्क का संबंध नहीं है। ऑप्शन में इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन बताएंगे तो आप सभी लोगों को एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। पूरा 110% कह सकते हैं कि एक भी क्वेश्चन अगर अलग से आ जाए, यानी कि बाहर से आ जाए, तो दूसरा बार चैनल पर विजिट नहीं कीजिएगा, चैनल को अनसब्सक्राइब करके रख दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 28 नंबर बोल रहा है, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? तो याद रखिएगा, विलियम प्रथम प्रसा का शासक था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, आप सभी लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, इस क्लास को अपने दोस्तों के पास, ज़्यादातर दोस्तों के पास शेयर कीजिए। 100 वाचिंग कंप्लीट कीजिए। चलिए फटाफट से आप सभी लोग शेयर कीजिए। जालवेर आइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? तो याद रखिएगा, प्रसा ने की थी। राइट आंसर जो 29 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? याद रखिएगा, सीडान का युद्ध प्रसा और फ्रांस के बीच में हुआ था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित हुआ? तो याद रखिएगा, हीगेल से हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। राइट आंसर 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर बोल रहा है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो राइन संघ की। याद रखिएगा, 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेपोलियन ने जर्मनी में राइन संघ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है 34 नंबर बोल रहा है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो सीडान का युद्ध। याद रखिएगा, 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न फटाफट से बताइए, जर्मेनिया क्या थी? तो जर्मेनिया याद रखिएगा, जर्मन राष्ट्र का प्रतीक था। 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न फटाफट से आप सभी लोग बताइए, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो याद रखिएगा, 1871 ईस्वी में पूरा हुआ था। 36 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, जालवेरिन एक संस्था थी, तो व्यापारियों की संस्था थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न फटाफट से बताइए, सेडाओं के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न फटाफट से आप सभी लोग बताइए, बिस्मार्क क्या था? बिस्मार्क क्या था? तो कूटनीतिज्ञ था। राइट आंसर 39 का डी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, बिस्मार्क कूटनीतिज्ञ था। हीगेल कौन था? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हीगेल कौन था? तो हीगेल दार्शनिक था। याद रखिएगा, 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न बोल रहा है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा,
सेडान में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था, तो फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा हुआ था ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न फटाफट से बताइए। सेल्सविंग और होल्स्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से है, तो जर्मनी के एकीकरण से। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अभी भी आप लोग क्लास को शेयर नहीं कर रहे हैं तो जोरदार तरीके से बिहारी पावर लगाइए और 100 वॉचिंग कंप्लीट कीजिए और 100 लाइक फटाफट से आप सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा। देखिए 45 नंबर प्रश्न है, रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो याद रखिएगा रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। अगला प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, तो फ्रैंकफर्ट की संधि याद रखिएगा 1871 में पूछा गया। 1871 ईस्वी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग फटाफट से देखते हैं। 47 नंबर बोल रहा है, सेडान का युद्ध कब हुआ था, तो सेडान का युद्ध याद रखिएगा 1870 में हुआ था। अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था, तो याद रखिएगा बिस्मार्क था। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1871 में कौन सी संधि हुई, देखिए उल्टा के क्वेश्चन को पूछ दिया है तो फ्रैंकफर्ट की संधि हो जाएगा। राइट आंसर आप सभी लोगों को ऑप्शन नंबर ए टिक कर देना है। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था, तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क उत्तरदायी था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से अगला प्रश्न बताइए। 51 नंबर बोल रहा है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था, तो यूरोप का मरीज याद रखिएगा तुर्की को कहा जाता था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है, तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूनान। चलिए अगला प्रश्न है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी, तो याद रखिएगा तुर्की की पराजय हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, बोल रहा है 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई, तो रूस के साथ। याद रखिएगा 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है, तो याद रखिएगा यूनान को कहा जाता है। 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, हंगरी की भाषा क्या थी, तो हंगरी की भाषा याद रखिएगा मैग्यार थी। राइट आंसर 56 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न फटाफट से बताइए। 57 नंबर बोल रहा है, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जो जैकोबिन क्लब की स्थापना की, तो याद रखिएगा टीपू सुल्तान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 58 नंबर बोल रहा है, 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ, तो राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर प्रश्न नहीं है तो हिस्ट्री क्लास 10 के चैप्टर 2 अब आ चुका है। तो चैप्टर 2 को यानी कि समाजवाद एवं साम्यवाद, इसका BBI जितना भी क्वेश्चन रहेगा सारा का सारा क्वेश्चन रहने यहाँ पर इस वीडियो में देखने वाले हैं इस क्लास के अंदर। तो एक भी क्वेश्चन आप सभी लोगों का नहीं छूटने वाला है। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी मात्र 2 घंटा 15 मिनट आप हमको समय दीजिए। हम आपको जो है 50 मार्क्स का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव से कंप्लीट कर देंगे। फिर सब्जेक्टिव का PDF भेज देंगे, आप उससे अच्छे तरीके से देखकर एग्ज़ाम में बना दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 का यहाँ पर आ चुका है प्रश्न, समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ, तो याद रखिएगा औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसको जूम कर लेते हैं और इधर ला लेते हैं, ठीक है। अब किस क्रांति के फलस्वरूप पूंजीपति वर्गों द्वारा मजदूरों का शोषण चरमोत्कर्ष पर था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति। चलिए अगला प्रश्न बताइए, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों, कारखानों तथा विपणन में सरकार का एकाधिकार होता है,
तो समाजवादी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न फटाफट से बताइए। औद्योगिक क्रांति के कारण समाज का विभाजन कितने वर्गों में हो गया? तो याद रखिएगा 2 वर्गों में हो गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर बोल रहा है फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता था, तो सेंट साइमन था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वप्नदर्शी समाज का स्थापक कौन था? तो ओवन था। या राइट आंसर आप सभी लोगों को याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो कार्ल मार्क्स नहीं था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 8 नंबर बोल रहा है इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो रॉबर्ट ओबने को माना जाता है। राइट आंसर जो है आप सभी लोगों को याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट सीटिंग वाले एग्ज़ाम जो जितने भी छात्र छात्र हैं और सेकेंड सीटिंग में देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। पूरा का पूरा वॉच कीजिए, आप सभी लोगों का एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म याद रखिएगा जर्मनी में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी? तो लंदन में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है साम्यवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया? तो मार्क्स एवं एंगल्स ने प्रकाशित किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? तो 1883 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर बोल रहा है 1919 में तृतीय इंटरनेशनल अथवा कॉमिंटर्न की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मॉस्को में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर बोल रहा है वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी? तो कार्ल मार्क्स ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो 1848 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप सभी लोगों को डी याद रखना है। अगला प्रश्न है द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वितीय इंटरनेशनल कब बना? तो 1889 ईस्वी में बना था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ प्रथम इंटरनेशनल कब स्थापित हुआ? तो 1864 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखना है। अगला प्रश्न है दास कैपिटल किसकी रचना है? तो दास कैपिटल याद रखिएगा कार्ल मार्क्स के और एंगल्स की रचना है। अगला प्रश्न है 20 नंबर बोल रहा है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक थे? तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स थे। राइट आंसर 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसे समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को कहा जाता है समाजवादियों का बाइबिल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न का आंसर बताइए वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो कार्ल मार्क्स ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म याद रखिएगा जर्मनी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न का आंसर बताइए दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था? तो 1867 ईस्वी में हुआ था। 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस याद रखना है लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रूस की संसद को क्या कहा जाता है? तो रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। खूनी रविवार किस तिथि को कहा जाता है? तो खूनी रविवार किस तिथि को किस वर्ष हुआ था? तो 9 जनवरी 1905 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए रास्पुटिन कौन था? तो रास्पुटिन याद रखिएगा भ्रष्ट पादरी था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न का आंसर बताइए। यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न आ चुका है रूस का पहला समाजवादी था?
तो रूस का पहला समाजवादी प्लेखानोव था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखना है। अगला प्रश्न है 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? तो याद रखिएगा निकोलस द्वितीय का शासन था। 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 32 नंबर बोल रहा है निहिलिस्ट आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? तो रूस से शुरू हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न फटाफट से बताइए। 33 नंबर आ चुका है। रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा 1883 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति याद रखिएगा नवंबर 1917 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो याद रखिएगा 1861 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रूस में निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया? तो याद रखिएगा आतंक का मार्ग अपनाया था। 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न का आंसर बताइए। रूस में कृषक दासता किसने समाप्त किया? तो जार एंकलेंडी द्वितीय ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न का आंसर फटाफट से बताइए। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो फरवरी क्रांति के नाम से जानी जाती है। राइट आंसर 39 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर बोल रहा है। इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे। लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि 1918 किस राष्ट्र के साथ की थी? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्टालिन के साथ की थी। अगला प्रश्न है अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? तो अप्रैल थीसिस याद रखिएगा लेनिन ने तैयार की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन याद रखिएगा ट्राटस्की ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन किन देशों के बीच हुआ था? तो रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है कॉमिंटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो समाजवाद का प्रचार करना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 45 नंबर बोल रहा है। इसको और थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ ठीक है। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? तो सोवियत संघ में मिला था। राइट आंसर 45 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए 46 नंबर प्रश्न बोल रहा है 1917 की बेल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, इतना क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए। चेका क्या था? तो पीपुल्स दासता था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भूमि शांति और रोटी ये 3 नारे किसने दिए थे? तो लेनिन ने दिए थे। राइट आंसर 48 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 49 नंबर बोल रहा है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न आ चुका है रूस की बेल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखना है। अगला प्रश्न है नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था? तो इसका राइट आंसर आप सभी लोगों को याद रखना है लेनिन था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? तो 1921 ईस्वी में की थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। लेनिन की मृत्यु यहाँ पर बोल रहा है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर 1924 में हो जाएगा लेनिन की मृत्यु। चलिए अगला प्रश्न का फटाफट से आंसर बताइए। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? तो 1991 ईस्वी में हुआ था सोवियत संघ का विघटन। याद रखिएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए द एंड हो चुका है चैप्टर 2 का। यहाँ पर चैप्टर 3 का शुरुआत हो चुका है। आप सभी लोग चैप्टर 3 के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस कीजिए।
फिर हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री के क्लास 10 के चैप्टर 3 को, जिनका नाम है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। मोस्ट इम्पोर्टेंट ज़्यादा क्वेश्चन है, इसमें भी लगभग 50 ही क्वेश्चन होंगे, तो आप सभी लोगों को अंत तक करना है। चैप्टर 2 का यहाँ पर हो चुका है द एंड। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर प्रश्न आ चुका है, अंकोरावाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, अंकोरावाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, हिंद चीन में कौन देश सम्मिलित नहीं था? तो हिंद चीन में चीन देश सम्मिलित नहीं था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर प्रश्न आ चुका है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो कंबोडिया, वियतनाम एवं लाओस आते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है, अंकोरावाट मंदिर में किस हिंदू देवता का मंदिर है? तो याद रखिएगा विष्णु देवता का मंदिर हो जाएगा। राइट आंसर 5 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को बताइए, कन्फ्यूशियस कौन था? तो कन्फ्यूशियस याद रखिएगा एक चीनी विचारक था। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हिंद चीन किसके अधीन था? तो हिंद चीन याद रखिएगा फ्रांस के अधीन था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहे जाते थे? तो कोलोन कहा जाता था। राइट आंसर 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1887 ईस्वी में की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? तो फ्रांस का उपनिवेश था, याद रखिएगा। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11 प्रश्न है, वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? तो ईसाई धर्म के प्रचार के विरुद्ध हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आप सभी लोगों को याद रखना है। स्कॉलर्स रिवोल्ट कब हुआ? तो 1868 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर आप सभी लोगों को ऑप्शन ए याद रखना है। अगला प्रश्न फटाफट से बताइए, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे, याद रखिएगा। राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, वियतनाम में टोंकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था? तो पश्चिमी शिक्षा देने के लिए स्थापित किया गया था। 14 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो। चलिए अगला प्रश्न फटाफट से बताइए, वियतनाम में टोंकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? तो 1907 ईस्वी में हुई थी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है? तो ये पहले भी बताए थे, फ्रांसीसी नागरिकों को कोलोन कहा जाता है हिंद चीन में। अगला प्रश्न है, वियत मिन्ह की स्थापना किसने की? तो याद रखिएगा हो ची मिन्ह ने की थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ याद रखिएगा पत्र प्रदर्शक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो फान वोई चाउ ने लिखा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो हो ची मिन्ह हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए फटाफट से, वियतनाम की जनता का सबसे महान नेता कौन था? तो हो ची मिन्ह हो जाएगा। 21 नंबर का राइट बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, वियत मिन्ह या वियतनामी स्वतंत्रता लीग की स्थापना की थी? तो हो ची मिन्ह ने की थी। राइट आंसर 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, लियांग खिचाओ कौन था? तो चीनी सुधारक था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अनामी दल की स्थापना किसने की थी? अनामी दल की स्थापना याद रखिएगा ओंगुन एन आई ने दी थी। 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था? तो हो ची मिन्ह का दूसरा नाम न्यूमैन आई कवोक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो याद रखिएगा 1945 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है 27 नंबर बताइए फटाफट से, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आप सभी लोगों को पूरा फुल दिखाई दे।
किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई थी? तो याद रखिएगा हो ची मिन्ह हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बाओ दाई कहाँ का शासक था? तो बाओ दाई याद रखिएगा दक्षिणी वियतनाम का शासक था। अगला प्रश्न है, वियतनाम के कब स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी? तो 2 सितंबर 1945 में हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर बोल रहे हैं, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न फटाफट से बताइए, जेनेवा समझौता कब हुआ था? तो जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था, राइट आंसर जो है आप सभी को याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हाओ आंदोलन के नेता कौन थे? तो हु इन फूसी थे, राइट आंसर फूसो थे, ऑप्शन बी हो जाएगा। हाओ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो क्रांतिकारी धार्मिक था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, जेनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांटा गया है? तो वियतनाम को 2 भागों में बांटा गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नियो लियो हक्सत किसकी राजनीतिक पार्टी थी? तो पाथेट लाओ की पार्टी थी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फुंगसाली एवं होउ फ्रांस प्रांत किस देश के थे? तो लाओस के थे, याद रखिएगा 36 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, 25 दिसंबर 1955 ईस्वी को लाओस में चुनाव के बाद किसके नेतृत्व में राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ था? तो याद रखिएगा सुवत्र फुमा का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, लाल खमेर सेना का गठन किसने किया था? तो सिंघानुक ने किया था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंपुचिया का पुराना नाम क्या था? तो कंपुचिया का पुराना नाम कंबोडिया था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, नरोत्तम सिंघानुक कहाँ के शासक थे? तो कंबोडिया के थे, राइट आंसर 40 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहला टेलीविज़न युद्ध किससे कहा गया है? तो वियतनामी युद्ध को कहा गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक कौन थे? तो याद रखिएगा हो ची मिन्ह थे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो रसेल ने दिया था, 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हो ची मिन्ह मार्ग किस देश से होकर गुजरती थी? तो उपर्युक्त तीनों देश से, यानी कि लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। 44 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 45 का बताइए क्या होगा इसका, वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुई थी? तो आर निक्सन के समय में हुई थी, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। माइली गांव की घटना कहाँ हुई थी? तो दक्षिणी वियतनाम में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माइली गांव हत्याकांड का जिम्मेदार कौन देश था? तो अमेरिका था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न फटाफट से बताइए, वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो 1975 ईस्वी में हुआ था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए चैप्टर 4 आ चुका है, 48 क्वेश्चन चैप्टर 3 में था, BBI क्वेश्चन इसका भी देखने वाले हैं, जो कि आप सभी लोगों का आज पूछा जाएगा। चैप्टर 4 से अब की बार काफ़ी सारा प्रश्न पूछा गया है, तो इसका हम लोग पूरा का पूरा BBI क्वेश्चन को देखने वाले हैं हिस्ट्री क्लास 10 के। यहाँ पर फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा अगर आप ये पूरा क्लास को कर लेते हैं तो चलिए फटाफट से आप सभी लोग जोरदार तरीके से एक बार अच्छे तरीके से शेयर कीजिए, 100 वाचिंग कंप्लीट कीजिए। चलिए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न आ चुका है आपके स्क्रीन पर, जवाब दीजिए फटाफट से। बोल रहा है, भारतीय राष्ट्रवाद को उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध
असंतोष था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना याद रखिएगा राजा राम मोहन राय ने की थी। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को बताइए। आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? तो याद रखिएगा लीटन ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो बंग भंग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड हार्डिंज ने रद्द किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? तो अंग्रेजों ने अपनाई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को बताइए, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न को बताइए, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1916 में की थी। राइट आंसर ऑप्शन डी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो लाला हरदयाल ने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी। लाला हरदयाल ने, याद रखिएगा। 11 नंबर प्रश्न आ चुका है, जवाब दीजिए फटाफट से। देखिए 11 नंबर प्रश्न बोल रहा है, 1915 में काबुल में भारत की अस्थायी सरकार का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, महेंद्र प्रताप सिंह को बनाया गया था। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1918 ईस्वी में लखनऊ समझौता भी हुआ था। चलिए अगला प्रश्न बताइए फटाफट से, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? तो 1915 ईस्वी में वापस आए थे। राइट आंसर 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कामबिल तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया? तो एनी बेसेंट ने किया था। राइट आंसर 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा 15 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दिया था? तो गांधी जी ने लौटा दिया था। 16 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रौलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, रौलेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी याद रखेगा, क्रांतिकारियों गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? तो हंटर समिति का गठन किया था। 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तुर्की में खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त किया गया? तो 1924 में समाप्त किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? तो 1919 तुर्की के शासन में हुआ था। 121 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को बताइए, गांधी जी ने सर्वप्रथम किस अंग्रेजी नीति का विरोध किया? तो नस्लवाद का किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, चौरी चौरा वर्तमान भारत में किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न फटाफट से बताइए, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। 25 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 26 नंबर बोल रहा है, अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में गांधी जी ने किस आंदोलन का उल्लेख किया है? तो असहयोग आंदोलन का उल्लेख किया है। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न बोल रहा है,
चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस लिया? तो असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न बोल रहा है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो 4 सितंबर 1920 कलकत्ता में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो यंग इंडिया का संपादन किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? तो 1930 दांडी से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न फटाफट से बताइए, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? तो 1928 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो राइट आंसर 1928 ईस्वी हो जाएगा। 1928 ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो 1929 में और लाहौर में हुआ था। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1930 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट से आप लोग क्लास को शेयर कीजिए दोस्तों के पास। इनमें से किसे बादशाह खान या सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नमक कानून कब भंग हुआ? तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक कानून भंग हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को आरंभ की थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने किस स्थान को चुना? तो दांडी स्थान को चुना था। राइट आंसर 39 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चौकीदार कर के विरोध में कहाँ आंदोलन हुआ? तो बिहार में आंदोलन हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किस वर्ष की थी? तो 1932 ईस्वी में की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 42 नंबर बोल रहा है, 1932 में पूना समझौता किनके बीच हुआ? तो गांधी और अंबेडकर के बीच में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 43 नंबर बोल रहा है, किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? तो गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब, कहाँ और कब हुआ? तो लखनऊ 1936 में हुआ था। 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बताइए 45 नंबर, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो चंपारण में किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में कहाँ हुआ? तो लखनऊ में हुआ था। राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, लखनऊ में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो किसान दिवस 1 सितंबर को मनाया जाता है। 1 सितंबर 1936 ईस्वी में हुआ था। चलिए यहाँ पर 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू की हुई थी? तो किसानों पर लागू हुई थी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बारदोली के दौरान दी गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1920 ईस्वी में हुई थी। 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। राइट आंसर 51 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो जतरा भगत ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए,
खंड विद्रोह कहाँ और कब हुआ? तो उड़ीसा 1914 ईस्वी में हुआ था। 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1921 का मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो अली मुसलियर के नेतृत्व में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? तो याद रखिएगा आंध्र का आदिवासी नेता थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अली मुसलियर ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो मोपला विद्रोह का नेतृत्व किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रंपा विद्रोह कब हुआ था? बताइए। रंपा विद्रोह याद रखिएगा 1916 ईस्वी में किया गया था रंपा विद्रोह। चलिए अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 ईस्वी में हुई थी बीजेपी की स्थापना। चलिए यहाँ पर 59 नंबर बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ओ ह्यूम ने की थी। 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 60 नंबर बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र चटर्जी थे। राइट आंसर 60 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को फटाफट से बताइए बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? तो 1934 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए कहाँ चला गया? 34 नंबर था। यहाँ पर है। और नीचे है थोड़ा आप लोग वेट कीजिए थोड़ा सा। हाँ रंपा विद्रोह ये हो गया। हाँ यहाँ पर थे हम लोग। हाँ 60 नंबर में थे। तो ये यहाँ पर बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र चटर्जी हो जाएगा। 60 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा 1934 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? तो एम.एन. राय ने की थी। 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 63 नंबर बताइए बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? तो जयप्रकाश नारायण ने की थी। 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 64 नंबर बोल रहा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुई? तो 1928 ईस्वी में हुई थी। याद रखिएगा 64 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है मुहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग किस वर्ष प्रस्तुत की थी? तो याद रखिएगा 1929 में प्रस्तुत की थी। चलिए अगला प्रश्न बताइए किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? तो 1909 ईस्वी में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड कार्जन के समय में हुआ था। 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1906 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो सैयद अहमद खान ने किया था। 70 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खान ने की थी। 71 का राइट आंसर आप सभी को ऑप्शन नंबर बी याद रखना है। 72 नंबर प्रश्न है स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो चितरंजन दास थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 73 नंबर बोल रहा है वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगला प्रश्न है हिंदू महासभा
की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? 1915 ईस्वी में की गई थी और मदन मोहन मालवीय द्वारा। चलिए 75 नंबर का बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा किसने दिया? तो नारा क्या था? तो करो या मरो था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देखिए 76 नंबर बोल रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो केवी हेडगेवार 1925 ईस्वी में की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? तो 1925 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पर देखिए चैप्टर 4 का द एंड हो चुका है और यहाँ से आप सभी लोगों का हिस्ट्री के चैप्टर 5 का शुरुआत हो चुका है, जिनका कि नाम है अर्थव्यवस्था एवं आजीविका। तो इसको हम लोग काफ़ी VBI जो भी क्वेश्चन आप सभी के आज रहने वाले हैं फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग में, तो आप सभी के लिए यहाँ पर लेकर के आ चुके हैं। तो आप लोग वेट कीजिए, थोड़ा सा 50 क्वेश्चन इसमें भी होगा। फिर आप सभी लोगों को देखिए यहाँ पर VBI क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं आप सभी के लिए, प्रथम पाली और सेकंड पाली दोनों के लिए यहाँ पर क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर प्रश्न बोल रहा है, भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई? तो मुंबई में स्थापित की गई थी। राइट आंसर 1 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न है, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? तो हम्फ्री डेवी ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई? तो 1907 ईस्वी में की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया था? तो जॉर्ज स्टेफेंसन ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 6ठा नंबर प्रश्न है, मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? तो 1854 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में सभी स्त्री वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1918 में प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो 1881 में पारित हुआ था। राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? तो 1770 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? तो जॉन के ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10 का। चलिए अगला प्रश्न बताइए, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो कलकत्ता में की गई थी। 11 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? तो एडमंड कार्टराइट ने किया था। 12 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया? तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था। 15 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न बताइए, 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इब्राहिम रहीमतुल्लाह थे। अगला प्रश्न है 17 नंबर बोल रहा है, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? तो 1948 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत लोहा और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया? तो बर्नपुर में किया गया था। 18 का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर को कब खोला गया? तो स्वेज नहर को 1869 ईस्वी में खोला गया था। भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया? तो मुंबई में किया था। 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए चैप्टर 5 का भी हो चुका है द एंड, और चैप्टर 6 का यहाँ पर हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, जिनका कि नाम है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। तो इसका काफ़ी VBI क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं, VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक जुड़े रहिए। चलिए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न बोल रहा है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन याद रखिएगा 1905 ईस्वी में हुआ था। दूसरा नंबर प्रश्न है, गोल घर का निर्माण कब हुआ? तो 1786 ईस्वी में हुआ था।
राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना है। चलिए चौथा नंबर प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोध गया में हुई थी। अगला प्रश्न है, सासाराम नगर का विकास कब हुआ? तो मध्य युग में हुआ था। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? तो बिहार में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न आ चुका है, सामंती व्यवस्था को हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो प्रगतिशील प्रवृत्ति की। चलिए अगला प्रश्न है, सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ? तो पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। अगला प्रश्न है, सहरम में कौन सा वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभरकर सामने आया? तो उद्योगपति वर्ग। याद रखिएगा 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो इनमें से सभी यानी कि श्रमिक, मध्यम, कृषक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? तो 1870 में लागू हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो एवेजेनर हावर्ड ने की थी। अगला प्रश्न है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो महानगर में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो 10वें गुरु का जन्म पटना में हुआ था। चलिए 16 नंबर का प्रश्न का आंसर बताइए, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? तो 1912 में पृथक हुआ था। देखिए चैप्टर 6 का भी हो चुका है द एंड। अब हम लोग चैप्टर नंबर 7 को देखने वाले हैं, जिनका नाम है व्यापार और भूमंडलीकरण। तो यहाँ पर इसका काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन को देखने वाले हैं। वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ज़्यादा नहीं है इसमें भी, थोड़ा और 1 घंटे के आसपास, आधे घंटे के आसपास समय दीजिए, हम पूरा का पूरा क्वेश्चन को ख़त्म कर देंगे। चलिए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न आ चुका है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी संकट किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1929 में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, दूसरा नंबर बोल रहा है, एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? तो रेशम मार्ग था। राइट आंसर दूसरा का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न बताइए, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? तो यूरोपीय संघ का हुआ था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में। याद रखिएगा चौथा का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1995 में हुई थी। अगला प्रश्न है 6ठा नंबर बोल रहा है, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति क्या थी? तो औद्योगिक क्रांति थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो 1990 के दशक में भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो 1944 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो गिरमिटिया अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं? तो बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते हैं। राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत सदस्य नहीं है तो ओपेक का सदस्य नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए चैप्टर 7 का भी हो चुका है द एंड, और हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं अब चैप्टर नंबर 8 को, जिसका कि नाम है, देख सकते हैं, प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका भी देखने वाले हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। आज का यहाँ पर क्वेश्चन जो है पूरा का पूरा टकरा करके छोड़ेंगे। 1 नंबर प्रश्न आ चुका है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो यंग इंडिया का संपादन किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो अमृत बाजार पत्रिका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 13वीं सदी में
किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? तो मार्को पोलो ने पहुंचाए थे। तीसरा का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो बाइबिल की छपाई की थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो कैक्सटन था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दिव्य महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? तो मार्टिन लूथर ने कहा था। अगला प्रश्न है, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई? तो चीन से हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों सामग्रियों की मांग बढ़ाई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीन। चलिए अगला प्रश्न बताइए, मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो चीन में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मार्टिन लूथर कौन थे? तो मार्टिन लूथर धर्म सुधारक थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 13 नंबर बोल रहा है, इंक्विजिशन क्या था? इंक्विजिशन धर्म अदालत था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ? तो 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट हुआ था। यहाँ पर देखिए 15 नंबर बोल रहा है, इनमें से कौन निम्न जातीय आंदोलन के प्रणेता थे? तो ज्योतिबा फुले थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी थे। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 95 स्थापनाएं किसकी रचना है? तो मार्टिन लूथर की रचना है। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक मुद्रण शोध कब शुरू हुआ? तो 1440 ईस्वी में शुरू हुआ था। यहाँ पर हम लोगों का चैप्टर 8 का भी पूरा VVI क्वेश्चन जो था वो समाप्त हो चुका है। तो यहाँ पर हम लोग अब देखने वाले हैं अगला क्लास में, यहाँ पर सिविक्स का क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो और आधा घंटा आप सभी लोग समय दीजिए, पूरा का पूरा क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, गारंटी के साथ कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए सिविक्स का चैप्टर 1 का यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। तो आप सभी लोग बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देखिएगा। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति या स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव निषेध करता है? तो अनुच्छेद 15 हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है? तो अलगाववाद है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रुसेल्स में 80% लोग किस भाषा को बोलते हैं? तो फ्रेंच भाषा को बोलते हैं। 4 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मराठी मानस का विवाद निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में सामाजिक विभाजन किस स्तर पर है? तो ए तथा बी दोनों, क्षेत्रीय और सामाजिक। अगला प्रश्न है, पीटर नॉर्मन धावक कहाँ का था? तो ऑस्ट्रेलिया का था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो मार्टिन लूथर थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मैक्सिको ओलंपिक की घटना का एक उदाहरण है? तो रंग भेद का। अगला प्रश्न है, इनमें से किसकी शुरुआत जर्मनी से हुई थी? तो नाजीवाद की शुरुआत जर्मनी से हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो जेड गुडी हो जाएगा। 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
13 नंबर बोल रहा है श्रीलंका में भेदभाव का आधार है तो भाषाई हो जाएगा। 13 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सत्ता में साझेदारी किस व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ रूप से संभव है तो लोकतंत्र हो जाएगा। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है सत्ता में साझेदारी का तात्पर्य है शासन एवं प्रशासन के मूलभूत निर्णयों को अपने अनुकूल प्रभावित करने की क्षमता प्राप्त करना। अगला प्रश्न है 16 नंबर बोल रहा है सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र कौन सा है तो बेल्जियम हो जाएगा। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए जन्म पर आधारित विभेद किस देश में है तो भारत देश में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 19 नंबर प्रश्न है विविधता और विभेद किसी राष्ट्र के लिए नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विभाजन का तरीका नहीं है तो सरकारी नौकरी हो जाएगा। 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा तो यूगोस्लाविया को करना पड़ा था। लोकतंत्र में देखने को मिलता है टकराव एवं विभिन्नता में सामंजस्य स्थापित करना। 24 नंबर प्रश्न है सामाजिक विभाजन को संभालने में इनमें कौन कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है तो लोकतांत्रिक सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज की विखंडन की ओर ले जाते हैं। अगला प्रश्न है 25 नंबर जाति पर आधारित विभाजन कहाँ है तो भारत में है। अगला प्रश्न है भारतीय राजनीति में सवर्णों के वर्चस्व कब तक रहा तो 1967 तक रहा था। अगला प्रश्न है प्रोटेस्टेंट संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है तो ईसाई धर्म से संबंधित है। 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्राचीन काल में निम्न में से किनको शिक्षा पाने का भी अधिकार नहीं था तो शूद्रों को नहीं था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राजनेता जातिगत भेदभाव में मुक्त समाज के निर्माण पक्षधर थे तो इनमें से सभी हो जाएगा। पेरियार स्वामी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राम मोहन लोहिया। 30 नंबर प्रश्न है किस राष्ट्र में विभेद कम पाया जाता है तो रूस में विभेद कम पाया जाता है। अगला प्रश्न है सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है तो धर्म पर आधारित होती है। अगला प्रश्न है संप्रदायवाद संबंधित है तो धार्मिक कट्टरता से संबंधित है। जाति के आधार पर सामाजिक विभाजन किस देश की सामाजिक व्यवस्था का अनूठा उदाहरण है तो चीन का हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है तो सांप्रदायिक कहा जाता है। अगला प्रश्न है सिंहली किस देश की राजभाषा घोषित किया गया है तो श्रीलंका हो जाएगा। अगला प्रश्न है संप्रदाय का संबंध ईसाई से हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें सामाजिक विभाजन का आधार देखने को नहीं मिलता है तो नस्लवाद में नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने कहा है कि धर्म को कभी भी राजनीतिक से अलग नहीं होना चाहिए तो महात्मा गांधी ने कहा है। 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है तो सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी होता है। अगला प्रश्न है सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है तो एक दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्र है तो धर्मनिरपेक्ष। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है तो 8 मार्च को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 16वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्यों की संख्या कितनी थी तो 65 सी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
मानव जाति में आधी आबादी किसका है? तो महिलाओं का है। अगला प्रश्न है, भारत में पुरुषों की साक्षरता दर 2015 के अनुसार कितना है? तो 80.94 है। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में महिलाओं का वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो 1918 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। भारत में महिलाओं की साक्षरता दर है 90%। अगला प्रश्न है, भारत के 16वीं लोकसभा में महिलाओं प्रतिनिधियों का प्रकाशित है? तो 11.93%। महिला आरक्षण विधेयक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो महिला प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है। अगला प्रश्न है, लैंगिक विभाजन का अर्थ क्या है? तो स्त्री एवं पुरुष के बीच जैविक अंतर। अगला प्रश्न है, महिलाओं को मतदान का अधिकार सर्वप्रथम किस राष्ट्र में दी गई थी? तो ब्रिटेन में दी गई थी। अगला प्रश्न है, कृषि कार्य में महिलाओं की कुल भागीदारी थी? तो 40 थी। अगला प्रश्न है, 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या 78 थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, चैप्टर 2 आ गया है, यहाँ से सिविक्स का चैप्टर 2 का शुरुआत है। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? तो 1959 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, संघ सरकार का उदाहरण है? संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी? तो चेन्नई में की गई थी। चौथा प्रश्न है, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो प्रमुख होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या है? तो वार्डों की न्यूनतम संख्या 42 हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य से शुरुआत हुई? तो राजस्थान से हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो पंचायत सचिव होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संघीय व्यवस्था में सरकार होती है? तो दोहरी होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो मौलिक अधिकारों की संख्या 6 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या है? तो 22 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है? तो मणिपुर नहीं हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारत में केंद्र शासित प्रशासित क्षेत्रों की संख्या? तो 8 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सा कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं है? तो मुखिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संघीय व्यवस्था में सरकार होती है? तो बहुदलीय होती है। अगला प्रश्न है, बिहार की स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान? तो 50% हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 18 नंबर बोल रहा है, वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देशों में संघात्मक शासन प्रणाली लागू हुआ है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 25। अगला प्रश्न है, बिहार में कितने आबादी पर पंचायत समिति एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है? तो 5000 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद ने किस संविधान संशोधन को 1992 ईस्वी में पारित कर नगरीय स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की? तो 74वां हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में उस समय कितनी देशी रियासतें हैं? तो रियासतें थी 563 थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली की विधिवत शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के किस जिले से हुई? तो नागौर से हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संघ राज की विशेषता नहीं है? तो संघ राज की विशेषता एकरी शासन व्यवस्था हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है? तो त्रिस्तरीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। किसी राज्य के नाम एवं सीमा
में परिवर्तन का अधिकार किसके पास है? तो लोकसभा के पास हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समवर्ती सूची में रखा जाता है तो केंद्र एवं राज्य दोनों को रखा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो जम्मू कश्मीर को है। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। न्याय मित्र निम्नलिखित में किस संस्था का सेवक है? तो ग्राम कचहरी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तो 32 नंबर बोल रहा है, भारतीय शासन प्रणाली तो संघात्मक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा पंचायती राज के त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है? तो राज्य परिषद हो जाएगा। अगला प्रश्न है 34 नंबर बोल रहा है, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन के आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली थे। फजल अली ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को कहा जाता है? तो महापौर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार की पंचायती राज संस्थाएं तो त्रिस्तरीय हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन निम्नांकित में से किस विकल्प से संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में स्थानीय स्वशासन की सबसे धरातलीय संस्था कौन सी है? तो ग्राम पंचायत हो जाएगा। 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्राम कचहरी ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों में परिवर्तित होने वाले स्थानों में स्थापित होता है? तो नगर पंचायत होता है। अगला प्रश्न है, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए न्यूनतम जनसंख्या निर्धारित की गई है? तो 7,000 निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न है, पंचायत समिति का प्रधान होता है? तो प्रमुख होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? तो प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है। अगला प्रश्न है, नगर निगम के मुख्य प्रशासक को कहा जाता है? तो नगर आयुक्त कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, लोकसभा में निर्वाचन है तो कुल सीटों की संख्या 543 होता है। अगला प्रश्न है, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? तो संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची यहाँ पर हुआ है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? तो हाथ का पंजा है राष्ट्रीय कांग्रेस का। चलिए अगला प्रश्न है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? तो काशीराम हो जाएगा। अगला प्रश्न है 49 नंबर, पहली बार भारत में केंद्र में गैर कांग्रेस संस्कार कब बनी? तो 1977 में बनी थी। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत है? तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। अगला प्रश्न है, चैप्टर 3 आ चुका है, यहाँ से हम लोगों का चैप्टर नंबर 3 की शुरुआत हो चुका है। वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जनाक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? तो 1970 के दशक से प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला? तो जनता पार्टी को बहुमत मिला था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पेड़ काटने के विरोध से संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दलित पैंथर के कार्यक्रम से निम्नलिखित कौन संबंधित नहीं है? तो भूमिहीन किसानों की उन्नति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे?
तो महेंद्र सिंह टिकैत थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में किस प्रांत से शुरू किया गया? तो आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो राजस्थान से हुई थी। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? तो यहाँ पर 2005 में बना था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न, नेपाल में सुप्त दलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लोकतांत्रिक की स्थापना करना। अगला प्रश्न है, बोल्विया में जनसंघर्ष के मुख्य कारण थे? तो पानी की कीमत में वृद्धि। अगला प्रश्न है, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? तो श्रीलंका 1948 ईस्वी में आज़ाद हुआ था। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दल का आशय है? तो व्यक्तियों के समूह से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है? तो सत्ता प्राप्त करना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग फटाफट से क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग वालों के पास ये क्लास को नोटिफिकेशन पहुंचना चाहिए। सेकंड सीटिंग और फर्स्ट सीटिंग दोनों सीटिंग वालों के पास। चलिए यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न आ चुका है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो ब्रिटेन में पड़ी थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो राजनीतिक दल को माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? तो अफसरों की बहाली संबंधित कार्य। 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विचार लोकतांत्रिक में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है? तो देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है, 21 नंबर बोल रहा है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो ब्रिटेन में नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गठबंधन की सरकार बनाने में संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था होती है? तो बहुदलीय व्यवस्था होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में क्या आवश्यक नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सरकार द्वारा विरोधी दलों को नज़रबंद करना। अगला प्रश्न है, विपरीत सिद्धांतों रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, देखिए निम्नलिखित में कौन चुनौती रही है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है? तो सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, राजनीतिक दलों को मान्यता उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, निर्वाचन आयोग द्वारा। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि लोजपा। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? 1999 ईस्वी में हुआ था। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है तो ढीली होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो जम्मू कश्मीर को प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतांत्रिक की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? तो मजबूत जनमत हो जाएगा। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो लोकतंत्र है। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1980 ईस्वी में हुई थी। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो कमल का फूल है। बीजेपी का आप सभी लोग जानते हैं कि कमल का फूल है। अगला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी? तो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनी थी। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो कांशीराम थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो बांग्लादेश याद रखिएगा 1971 ईस्वी को स्वतंत्र हुआ था। चैप्टर 4 आ चुका है सिविक्स का। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा तत्व लोकतंत्र की स्थापना के बाधक है? तो अशिक्षा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूसरा नंबर बोल रहा है, लोकतंत्र में सरकारें किसके प्रति उत्तरदायी होती है?
तो जनता के प्रति होती है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तीसरा नंबर बोल रहा है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो अप्रत्यक्ष 100% करते हैं कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आप सभी का नहीं आएगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास फटाफट से शेयर करते रहिएगा। चौथा नंबर प्रश्न है, विश्व में कौन सी शासन व्यवस्था को सबसे अच्छा माना जाता है? तो लोकतंत्र को माना जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आज दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र विद्यमान है? तो 100 देशों में हो जाएगा, 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस सरकार के कार्यों का मूल्यांकन जनता भय कारण नहीं करती है? तो लोकतांत्रिक शासन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस सरकार में चुनाव नियमित रूप से होते हैं? तो लोकतंत्र में होते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है, किस सरकार में फैसला लेने में विलम्ब होता है? तो लोकतांत्रिक में होता है। देखिए, दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील में समाज के सबसे निचले पायदान पर रहने वाला 20% लोग आय के कितने प्रतिशत हिस्से पर अपना जीवन यापन करते हैं? तो 3% हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए यहाँ पर 10 नंबर का आंसर बताइए, लोगों के बीच नियमित संवाद की गुंजाइश किस में बनी रहती है? तो लोकतंत्र में बनी रहती है। अगला प्रश्न है, 11 नंबर बोल रहा है, लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं? तो सामूहिक सहमति से लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, किसके फैसले में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? तो गैर लोकतांत्रिक की रहती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? तो बहुसंख्यकों की शासमाना, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सा गुण लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है? तो बहुसंख्यकों का शासन नहीं खाता, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, लोकतंत्र क्या है? तो लोकतंत्र एक राजनीतिक व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, 16 नंबर बोल रहा है, निम्न में कौन सा कारक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। विविधता में सामंजस्य, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, लोगों का शासन। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में किस देश में लोकतंत्र की स्थापना अभी तक नहीं हो सकी है? तो म्यांमार में नहीं हो सकी है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में किस शासन व्यवस्था को सर्वाधिक लोकप्रिय माना जाता है? तो लोकतंत्र को माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सा कथन लोकतांत्रिक शासन पद्धति के संदर्भ में नहीं होता? तो तीव्रता, आर्थिक विकास दर। अगला प्रश्न है, 20 नंबर बोल रहा है, निम्नांकित कथनों में लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से कौन सा कारक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो बहुसंख्यकों की तानाशाही। अगला प्रश्न है, बोल रहा है, निम्नांकित में कौन सा कारक लोकतांत्रिक की उपलब्धियों के मार्ग में बाधक है? तो आर्थिक असमानता हो जाएगा, 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नांकित में कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियों की प्राप्त के लिए आवश्यक माना गया है? तो आर्थिक समृद्धि एवं विकास। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र चुनाव में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है? तो जनता को है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए यहाँ से आप सभी लोगों का चैप्टर 5 का शुरुआत हो जाता है। 1 नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है? तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है। दूसरा नंबर प्रश्न है, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी? तो 10% थी। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह किसने कहा? तो अब्राहम लिंकन ने कहा था। चौथा नंबर प्रश्न है, नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं के लिए संख्या है लगभग 71 करोड़। अगला प्रश्न है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है? तो अलगाववाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा? तो अशिक्षा हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है, दुनिया के कितने हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है? तो 1/4 में नहीं है। भारतीय लोकतंत्र में कितने अंग हैं? तो 3 अंग है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। निम्नलिखित में
कहाँ चला गया? हाँ, निम्नलिखित में कौन लोकतांत्रिक का अंग है? तो इनमें से सभी, ब्रिटेन, भारत, अमेरिका। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है? तो अप्रत्यक्ष है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। देखिए, 16वीं लोकसभा में महिलाओं की सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 61 थी। और यहाँ पर 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 2014 से हुआ, तो 2014 में हुआ था। 17वीं लोकसभा का चुनाव 2019 में हुआ था। और यहाँ पर देखिए 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी तो 10.86%। देखिए 17 नंबर प्रश्न है, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? तो इनमें से सभी, यानी कि वह शिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी। अगला प्रश्न बोल रहा है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी तो 10, इतनी, ये तो बता ही दिए। धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता, किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा था। देखिए 186। 20 नंबर प्रश्न, लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन सी स्थिति सबसे आवश्यक है? तो मजबूत जनमत हो जाएगा। राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 15वीं लोकसभा में पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी तो 10% थी। अगला प्रश्न है, नक्रुमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए? तो घाना के चुने गए थे। आंग सान सू की संबंध किस देश से है? तो म्यांमार से हो जाएगा। देखिए सबसे लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार लोकतांत्रिक स्वरूप है? तो भारत हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर सिविक्स का ऑल VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पर देखिए हम लोग क्लास को भी एंड करने वाले हैं, तो इस क्लास को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा अच्छे तरीके से। चलिए यहाँ पर ज्योग्राफी का हम लोग निकाल लिए हैं, हिस्ट्री और सिविक्स का तो हो गया। चैप्टर 1 यहाँ पर VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। देखिए 1 नंबर में बोल रहा है, संसार का सबसे कीमती संसाधन तो खनिज हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो 100 खनिज पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मैग्नीज। देखिए 4था नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन आधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो अभ्रक हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न आ चुका है, निम्न में कौन आधात्विक खनिज है? तो ग्रेफाइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की चट्टानों में खनिजों में जमा परतों से मिलता है? तो अस्वादी मिलता है। अगला प्रश्न है, किस खनिजों को उद्योगों की जननी माना गया है? तो लोहा को माना गया है। अगला प्रश्न है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय हो जाएगा। इसका यहाँ पर 9 नंबर का कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो हेमाटाइट हो जाएगा। देखिए 10 नंबर प्रश्न है, कौन लौह अयस्क का एक प्रकार नहीं है? तो एंथ्रासाइट हो जाएगा। देखिए बोल रहा है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण? तो अधिक सिंचाई हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो काली मिट्टी हो जाएगा। देखिए भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? तो 13 करोड़ हेक्टेयर। चलिए 14 नंबर प्रश्न है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो एंड्रीन हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, देशों के बांधवों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित नेहरू ने कहा था। देखिए यहाँ पर चैप्टर 2 आ चुका है, कृषि। तो यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न आ चुका है, भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत है? तो 19.5% हो जाएगा। भारत की कितनी प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर कार्य लगी हुई है? तो 53.8% हो जाएगा। वर्तमान समय में कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग प्रति भूमि का है? तो 5 से 7% हो जाएगा। भारत का कुल भूमि भाग का कितना प्रतिशत भाग मैदानी है? तो 43% हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है, भारत में लगभग कितना 2/3 दुहाई लोगों की जीविका का आधार है? तो कृषि हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, झूम कृषि किस प्रकार की कृषि है? तो स्थानांतरित कृषि हो जाएगा। भारत के किस राज्य में सोपानी कृषि सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है? तो उत्तराखंड में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झूम खेती भारत में किस भाग में पाई जाती है? तो पूर्वोत्तर भाग में की जाती है। 9 नंबर प्रश्न है,
उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े में उगाई जाती है, तो रोपण कृषि हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है, कौन सा यंत्र प्रारंभिक जीविका कृषि कार्य के लिए उपयोग नहीं है, तो ट्रैक्टर उपयोगी नहीं, तो ट्रैक्टर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर चैप्टर 3 अब आ चुका है। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है, तो 7 क्षेत्र विकसित हो जाएगा। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पारादीप पत्तन किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा में हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न है, कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है, तो कांडला हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न का आंसर, इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थित का कारण नहीं है, तो जनसंख्या। देखिए छठा नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र, तो उत्तर रेलवे क्षेत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, तो सड़क मार्ग से संबंधित है। मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है, तो दिल्ली में उपलब्ध हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया, तो 1986 में किया गया था। परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन जल होता है। अगला प्रश्न है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि में प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र हो जाएगा। चैप्टर 5 आ चुका है। बिहार के किस नदी की उत्पत्ति अमरकांड से हुई है, तो सोन नदी की उत्पत्ति अमरकांड से हुई थी। गंडक परियोजना है, तो वाल्मीकि नगर में। अगला प्रश्न है, बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है, तो उत्तर बिहार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के कितने ज़िले हैं, तो 38 ज़िले हो जाएंगे। यहाँ पर बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र वन है, तो 7% हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है, तो 60% हो जाएगा। देखिए ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है, तो नवादा जिले में हो जाएगा। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है, तो नेपाल देश की सीमा बिहार से जुड़ी है। नदियाँ में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी को कहा जाता है। कुशेश्वर स्थान किस जिला में है, तो दरभंगा जिला में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है, तो पटना में हो जाएगा। चलिए बिहार में कितने प्रतिशत लोग भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, तो 7%। कांवर जिला में है, बेगूसराय जिला में, याद रखिएगा। सबसे लास्ट क्वेश्चन, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पर होती है, तो रोहतास जिले में होती है। देखिए हम लोग यहाँ पर पूरा का पूरा एसएसटी का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन VVI था पूरा यहाँ पर कर लिए हैं। आप सभी लोगों का फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग में यहीं से प्रश्न रहेंगे, जिधर मन तिधर से। तो जितना कराएं इतना इसे यहीं से आप सभी के एग्ज़ाम में रहने वाले हैं। तो आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक का बटन दबा करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।